तो अब जो इंटरप्रिटेशन क्लास है ये लगभग खत्म होने को है, कुछ बचा ही नहीं है। अब जो 234 सबसेक्शन विल इसको परिभाषित कर रहा है, कर विल से कोई वसीयती दस्तावेज या विपरीत। दो प्रकार के दस्तावेज ये हो सकते हैं, निर्वसीयती और वसीयती। दस्तावेज एक बड़ी बात, क्योंकि दस्तावेज वसीयत भी हो सकती है, दस्तावेज निर्वसीयती दस्तावेज ये भी हो सकता है, दस्तावेज लिखत हो सकता है, दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी ये हो सकता है, और दस्तावेज खाली दस्तावेज ये हो सकता है। तो दस्तावेज एक बड़ी चीज है और उसकी विभिन्न कोटियां, विभिन्न श्रेणियां ये हो सकती। वसीयत कहते किसको है? तो इंडियन सक्सेशन एक्ट है, उसकी शायद धारा 25 है जहां तक हमें याद पड़ता है, उसके अंतर्गत वसीयत का प्रावधान है। और उसके अंतर्गत क्या है कि आप अपने मरने के बाद अपनी संपत्ति का जो न्यागमन है, यानी आपके मरने के बाद आपकी संपत्ति किसको जाए, आप मरने के बाद अपनी संपत्ति का डेस्टिनेशन ये अपनी इच्छा से नियत कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी स्वर्जित संपत्ति के संबंध में कोई डेस्टिनेशन तय कर दिया कि आपके मरने के बाद आपकी संपत्ति अमुक डेस्टिनेशन अर्थात अमुक व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए, तो जो सक्सेशन के लॉज हैं, जो उत्तराधिकार के कानून हैं, उनमें कुछ भी कहा गया हो, आपकी संपत्ति आपकी इच्छा के मुताबिक जिस व्यक्ति को आप चाहेंगे उसी को पहुंच जाएगी। अब आम आदमी से अपनी बुद्धि का थोड़ा फर्क कर लेना चाहिए। संपत्ति का व्यक्ति में निहित हो जाना, यानी संपत्ति व्यक्ति में वेस्ट हो गई और व्यक्ति ने संपत्ति का कब्जा, पोजीशन पा लिया, ये दो अलग अलग बातें हैं। संपत्ति व्यक्ति में निहित यानी वेस्ट हो सकती है और हो सकता है उसके बाद कब्जा संपत्ति का न हो। और एक चीज और समझ लेनी चाहिए, जो अभी बस धारा 3 में आना चाहती है, और जो पहले से आपका जो आईपीसी थी उसमें धारा 27 संभवता थी, पत्नी लिपिक सेवक इसके कब्जे में संपत्ति। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजेशन एंड कस्टडी? दो शब्द हैं, अभिरक्षा और कब्जा। पोजेशन एंड कस्टडी, इनके बीच डिफरेंस है। और पत्नी लिपिक सेवक इसके कब्जे में जो संपत्ति कही गई तो कब्जे में कहा गया है, अभिरक्षा में नहीं। ठीक है, कहता पत्नी लिपिक सेवक इनके कब्जे में जो संपत्ति है वो आपके कब्जे में है, ये माना जाएगा। तो शेष चर्चा हम इस संबंध में तभी करेंगे जब हम वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन एक मोटा डिफरेंस ये आपको अपने दिमाग में रख लेना चाहिए कि कब्जा आपको अपने ही अधिकार से संपत्ति को धारित करने की अनुमति देता है, और यह डिफरेंस आपको दिखाई देगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी। जब 182, 183 वहां पर हम पहुंचेंगे, और 182, 183 इन सेक्शन में से किसी एक में सेक्शन में यह लिखा हुआ है कि अगर वस्तु आपको उपनिहित की गई है, यानी वस्तु के आप उपनिहित यानी बेली हैं, ठीक है, क्योंकि गिरवी क्या है? माल का उपनिधान। ठीक है, दैट इज द वैरायटी ऑफ द बेलमेंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप का बेलमेंट है वो, ठीक है ना, माल का बेलमेंट है। और काहे के लिए? ऋण की सुरक्षा के लिए।
जिन्होंने कॉन्टेक्ट हमसे नहीं पढ़ा है उन्हें अभी ये शब्दावली समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों में से कुछ हैं जिन्होंने उसे पढ़ा है, तो आपको वो शब्दावली समझ में आनी चाहिए। तो कहता है कि माल का उपनिधान, ठीक है, माल यानी वो जो विक्रय के लिए प्रपोज है उसको माल कहते हैं। माल किसी विशेष श्रेणी के, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हैं, किसी विशेष श्रेणी की जो वस्तुएं उन्हें नहीं कहते। ऐसी सारी वस्तुएं जो विक्रय के लिए प्रस्थापित हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से वे माल कहलाती हैं। आप किसी व्यापारी से मिलो, वो कुर्सी का होगा तो वो कहेगा माल मंगाया है, वो मेज का व्यापारी होगा तो कहेगा माल मंगाया है। वो जिस भी चीज का व्यापारी हो वो उस कमोडिटी के संबंध में एक शब्द यूज करता है, माल। तो माल, इसका उपनिधान जब किया जाता है, इसका बेलमेंट जब किया जाता है तो वो गिरवी कहलाती है, और अन्य किसी चीज का हम बेलमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो उपनिधान कहलाता है। और उपनिधान किसी भी प्रयोजन के लिए हो सकता है, लेकिन गिरवी सिर्फ ऋण की यानी लोन की वापसी को सिक्योर करने के लिए की जाती है। यही दोनों के बीच फर्क हो जाता है, प्लेज और बेलमेंट, उसके बीच। तो जब हम लोग 182 और 183 पर पहुंचते हैं, इन दोनों में से कोई एक सेक्शन है जो ये कहता है कि अगर आपने उपनिहित किया यानी आपने बेलमेंट किया तो जिसके पास किया उसे बेली या उपनिहिती कहते हैं, और जो करता है उसे उपनिधाता या बेलर ये कहते हैं। तो कहता है उपनिहिती यानी बेली उपनिहित वस्तु के संबंध में, यानी उस वस्तु का जिसका बेलमेंट हुआ, अपने ही अधिकार से वाद लाने के लिए अधिकृत होगा। वो अपने ही अधिकार से वाद ला सकेगा, यद्यपि वो उपनिहित वस्तु का स्वामी नहीं है, उसके पास गिरवी रखी गई है वस्तु, ठीक है ना, लेकिन स्वामी नहीं है उसका। स्वामी कौन है? उपनिधाता। लेकिन उपनिहिती अपने ही अधिकार से मुकदमा लाने के लिए सक्षम होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि उसके पास कब्जा पहुंच गया है। अगर कब्जा ना गया होता तो उपनिहित वस्तु के संबंध में अगर कोई अपकृत्य किसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, कोई अपकृत्य किसी के द्वारा भी किया जाता है, तो मुकदमा लाने का हक किसे होता? स्वामी अर्थात उपनिधाता अर्थात बेलर को। उपनिहिती नहीं ला सकता था, लेकिन उपनिहिती अपने ही अधिकार से मुकदमा ला सकता है। ये फर्क है कब्जे का। यही आप देखते हैं कहां? टीपीएम में जब पट्टा और लाइसेंस में फर्क होता है, ठीक है ना, लीज एंड लाइसेंस, इसके बीच अंतर करते हैं। तो लीज, इसमें संपत्ति का अंतरण होता है। क्यों? सेक्शन 5 संपत्ति को कैसे परिभाषित करता है? संपत्ति में का कोई हित, वो हित एक हो सकता है। हमने एक बार और चर्चा की थी कि संपत्ति का अंतरण तो हो ही नहीं सकता, संपत्ति तो अपनी जगह रहती है। तो ट्रांसफर ये क्या आखिर होता है? तो संपत्ति में जो हक होते हैं वे ट्रांसफर होते हैं। अगर कोई एक हक ये भी ट्रांसफर होगा तो भी संपत्ति का अंतरण ये कहा जाएगा, और एक से अधिक या सारे हक अगर ट्रांसफर होंगे तो भी वो संपत्ति का अंतरण यही कहलाएगा। तो संपत्ति का अंतरण जब पट्टे के यानी लीज के प्रारूप में किया जाता है तो कब्जा और उपभोग दो हित ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए पट्टा या लीज संपत्ति का अंतरण है, और अनुज्ञप्ति या लाइसेंस ये कहां मिलता है? ईजमेंट एक्ट सेक्शन 52 वहां मिलता है अचल संपत्ति के संबंध में। तो अचल संपत्ति के संबंध में अगर आपको लाइसेंस मिला है, और लाइसेंस के बारे में आपको क्या बताया गया था कि लाइसेंस एक ऐसी आज्ञा है जिसके कारण से
आप किसी की अचल संपत्ति पर वो काम करने के लिए अधिकृत हो जाते हो जिस काम का उस संपत्ति पर किया जाना उस अनुमति के अभाव में अवैध होता है। और आपको उदाहरण देकर बताया गया था कि आपकी अनुमति से अगर पुताई करने वाला आपके घर में आता है तो उसके द्वारा पुताई का कार्य वैध है, और अगर आपकी अनुमति ना हो तो पुताई का कार्य अवैध हो जाएगा, तब वो अतिचार का दोषी होगा, ट्रेसपास का दोषी होगा। आपको बताया गया, ठीक है। और अनुमति या लाइसेंस फिर कितनी तरह का हो सकता है, कैसे दिया जाता है, कैसे खत्म होता, ये विस्तार से जब हम लोगों ने ईजमेंट एक्ट पढ़ा था तो उस पर चर्चा हुई थी। लेकिन संपत्ति है, क्योंकि लीज में कब्जा ट्रांसफर हो गया, इसलिए जो लीजी है यानी जो पट्टेदार है वो अपने ही हक से मुकदमा ले आता है, और लाइसेंसी इसकी अभिरक्षा में संपत्ति हो सकती है, लेकिन ये एज अ रिप्रेजेंटेटिव उस संपत्ति को धारित करता है। दैट इज व्हाई ही कैन नॉट फाइल द सूट इन केस ऑफ ए ट्रॉट अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर विच ही हैज गेट ए लाइसेंस, ठीक है ना। अगर उसके प्रति कोई ट्रॉट होता है तो ये अपने ही हक से मुकदमा लाना चाहे तो नहीं ला सकता, लाइसेंसर ही लाएगा, क्योंकि इसकी अभिरक्षा में कब्जा नहीं है इसके पास। यानी कब्जा और कस्टडी, इसमें फर्क क्या आया? कब्जा आपको अपने कब्जे में चीज को रखने का हक तो देता ही है, साथ ही साथ दूसरों को उस चीज से अलग कर देने का हक भी आपको प्राप्त हो जाता है जब आपको कब्जा मिलता है। और जब आपको कस्टडी मिलती है वस्तु की, तो आपको अपने कब्जे में उस चीज को रखने का हक होता है, लेकिन अन्यों को अपने ही अधिकार से अन्यों को उस वस्तु के कब्जे से अलग करने का हक नहीं होता। उसके लिए आपको उसी के पास जाना पड़ेगा जिसने आपको लाइसेंस दिया। तो कब्जा, अभिरक्षा, ये अलग अलग बातें हैं, ये समझ लेनी चाहिए। और संपत्ति का आप में निहित हो जाना, ये एक बात है। यदि वेस्ट हो जाना संपत्ति आप में, ये एक बात है। और संपत्ति का कब्जा आपके पास आ जाना, ये दूसरी बात है। और आम आदमी इसमें कोई फर्क करता नहीं। चीज बहुत बार आपके कब्जे में नहीं होती, लेकिन आप में ही निहित होती है। जैसे ही जिनके आप उत्तराधिकारी हो उनकी मृत्यु होती है, उत्तराधिकार संबंधी कानून तत्काल उसी क्षण आपके बिना कुछ किए वो सारी संपत्ति आप में निहित कर देता है, आपके बिना कुछ किए। आपको कुछ नहीं करना है। और आम समाज में जो धारणा प्रचलित है और जिसे हमारे जो कानून जानने वाले या कानून जानने का दावा करने वाले लोग हैं, वो जिस भ्रम को और बढ़ाए रहते हैं वो ये है कि जब म्यूटेशन की प्रोसीडिंग्स, यानी जिन्हें दाखिल खारिज की प्रोसीडिंग्स कहा जाता है, वो जब होंगी तब व्यक्ति के पास संपत्ति पहुंचेगी। बिल्कुल गलत, 100% गलत, 100% गलत। जिस क्षण उस व्यक्ति की मृत्यु हुई जिसके आप उत्तराधिकारी हो, कोई दाखिल खारिज हो न हो, संपत्ति उसी क्षण आपके, ठीक है, पास आ गई, आप में निहित हो गई। वो कहीं लिखी गई, कहीं चढ़ी आपके नाम, नहीं चढ़ी, इससे कोई लेना देना नहीं, संपत्ति उसी क्षण आपकी हो गई। और यही स्थिति तब होती है जब आपने वसीयत कर दी। तो वसीयतकर्ता की जैसे ही मृत्यु होगी, वसीयतदार को भले ही ये मालूम भी ना हो कि मेरे नाम वसीयत है अमुक संपत्ति की,
तो भी संपत्ति उसी क्षण उसमें निहित हो जाएगी और फिर उत्तराधिकार संबंधी कानून लागू नहीं होगा। उत्तराधिकार का संबंधी कानून तभी लागू होगा जबकि कोई वसीयत आप किए बिना इस दुनिया से जाएंगे, तब आपकी निर्वसीयती मृत्यु हुई है यह कहा जाता है, और तब उत्तराधिकार संबंधी विधि आपके उत्तराधिकारी तय करेगी। और अगर कोई उत्तराधिकारी आपका नहीं होगा तो अंततः संपत्ति राज्य साथ यानी राज्य के पास चली जाएगी, स्टेट में वेस्ट हो जाएगी। यह कानून है। तो वसीयत एक विशेष प्रकार का दस्तावेज है जिसे वसीयती दस्तावेज ये माना गया, और विल माने इच्छा भी होती है। इसीलिए यहां लिखना पड़ा है कि आगे जब इस संहिता में विल शब्द का प्रयोग होगा तो उससे आप इच्छा नहीं, वसीयती दस्तावेज ये अर्थान्वयन लेंगे। और जैसे आप एक ही समय में देश के नागरिक, विद्यार्थी आदि विभिन्न हैसियतों में होते हैं, ऐसे ही वसीयती दस्तावेज न्याय संहिता के प्रयोजनों से मूल्यवान प्रतिभूति इस परिभाषा में भी आएगा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी इस डेफिनेशन में भी आएगा। क्यों? वसीयत के आधार पर आपको मृतक की या वसीयतकर्ता की संपत्ति को प्राप्त करने का हक यह पैदा होता है। इसलिए अगर आपने फर्जी या कूट रचित या फोर्ज वसीयत बनाई तो न्याय संहिता के वे प्रावधान आकृष्ट होंगे जो इंडियन पिनल कोड के जो सेक्शन 467, 468 आदि थे उनके तत्व स्थानीय हैं, उनको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है ना? वे सारे सेक्शन इसमें आकर्षित होंगे। तो विल इससे क्या अभिप्रेत है? वसीयती दस्तावेज। आगे कहता महिला। पहले महिला शब्द नहीं था, स्त्री ये शब्द था। ठीक है? स्त्री पुरुष ये शब्द थे। ठीक है? अब महिला ये शब्द ले आए हिंदी में, और वैसे वुमन ये शब्द अंग्रेजी में वही था। तो स्त्री से कहा कि किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है। ये मानव शब्द बढ़ा दिया। ठीक है? पहले ये नारी शब्द आ गया, पहले कहते थे किसी भी आयु की स्त्री, ये अभिप्रेत। और ये हमेशा हम लैंगिक अपराधों के संदर्भ में बताते रहे कि जैसे महिला की लज्जा भंग करने के आशय से हमला। ठीक है? तो अगर आप उसे टच कर रहे हैं, ठीक है, और आपका आशय ठीक नहीं है, तो फिर महिला की उम्र कितनी है यह नहीं देखा जाएगा। ठीक है? वो छोटी बच्ची है या बड़ी है इससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए यहां पर, और संदर्भ वही है, उसी विशेष संदर्भ से उन्होंने ये कहा है कि किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है। ठीक है? क्योंकि आगे शब्द आएंगे विवस्त्र करना, ठीक है ना, आपका वॉयरिज्म, दृश्यरतिकता, ठीक है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीजें आएंगी। तो वहां इसी ढंग के अर्थान्वयन ये लिए जाएंगे। और सदोष अभिलाप, ये तो हम चोरी के संदर्भों में, ठीक है, बेईमानी पूर्वक जब बताया आपको तो खूब बताया कि सदोष अभिलाप से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाप अभिप्रेत है जिसका अभिलाप प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार न हो। आपसे कहा कि जिस लाभ को आप कानून के मुताबिक लेने के लिए एलिजिबल हो, उस लाभ का आपके द्वारा लिया जाना, ये कभी सदोष लाभ लिया जाना कहा ही नहीं जा सकता। और लाभ लेने का हक सबको है। लाभ लेने में ऐसी कोई बात नहीं जो स्वयं में लाभ लेने के कृत्य को गलत बनाती हो, ऐसा कुछ भी नहीं। जब आपको कानून लाभ लेने का हक नहीं दे रहा और आफ्टर दैट आप कोई लाभ ले रहे हो तो आपने सदोष लाभ लिया है, यह माना जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो शब्द हैं उन्हें आपने ठीक से जाना ही नहीं।
जैसे क्या है, समानता होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट ने समाज का इतना बुरा कर दिया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है, कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, होनी ही चाहिए, लेकिन समानता की मांग इसने क्या किया, मूर्खों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया है समाज में, जिसने बिना ये सोचे कि किस समानता को लाने की बात हुई है, हर क्षेत्र में समानता की बात करनी शुरू कर दी। और जबकि आप समान नहीं हो सकते। हम कानून अगर ठीक से समझ सकते हैं तो दूसरा इंजीनियरिंग ठीक से समझ सकता है। वो इंजीनियरिंग जो समझ सकता है उसे हम नहीं समझ सकते, और हम जो कानून समझ सकते हैं वो इंजीनियरिंग नहीं समझ सकते। इसलिए समानता नहीं है। समानता किस बात में है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा प्रतिष्ठा और अवसर की समता, दो ही समानताओं की बात की है, अन्य किसी समानता की बात नहीं की, क्योंकि अन्य प्रकार की समानताएं हो ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन बेवकूफी की बात है, प्रतिष्ठा और अवसर, केवल दो ही प्रकार की समानताओं की चर्चा हुई है, और अवसर की और प्रतिष्ठा की समता यह होनी भी चाहिए। शेष किसी प्रकार की किसी समता की बात नहीं हुई है। लेकिन बोले कि हम में काबिलियत हो या न हो, बोले समानता है, इसलिए हमें इस पोस्ट पर अपॉइंट होना चाहिए। अरे भाई, क्यों होना चाहिए? उस पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी निर्धारित है, अगर वे आप धारित करते हो तो उस पोस्ट के लिए जितने लोग प्रयास कर रहे हैं उनमें समान रूप से प्रयास करने का हक ये आपको होगा। ठीक है, और उन प्रयासों में अगर आप सर्वश्रेष्ठ ये साबित होंगे तो आपको उस पोस्ट पर नियुक्त होने का हक मिलेगा। ये थोड़ी है कि चूंकि समानता लानी है कि सब जो है इतने इस वर्ग के लोग अमुक पोस्ट पर हैं तो इतने इस वर्ग के लोग होने ही चाहिए। ये थोड़ी समानता, ये काहे की समानता है? ये कोई समानता की बात कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हुई है, लेकिन तब आज ऐसी ही मांग चलती है कि बोले 1000 पुरुष एम्प्लॉय है तो 1000 महिला होनी चाहिए। अब 1000 महिला उस योग्य अगर नहीं पाई जा रही तो क्यों होनी चाहिए भाई? काहे होनी चाहिए? हम लोगों ने रिजर्वेशन की पॉलिसी पढ़ी, उसमें कैरी फॉरवर्ड रूल ये जरूर लाए, लेकिन कैरी फॉरवर्ड रूल के बावजूद ये नहीं कहा गया है कि मिले ना मिले, योग्य मिले ना मिले, संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों से पोस्टें फिलअप कर दी जाएंगी, ऐसा नहीं कहा गया। बल्कि सिर्फ कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब इतना ही है कि जितना अनफिल्ड रह जाएगा वो उतना अगले वर्ष में जो रिजर्वेशन का कोटा निश्चित किया जाएगा, यदि किया गया तो उसमें अनफिल्ड जोड़ दिया जाएगा। और जब तक न मिले योग्य अभ्यर्थी तो सिर्फ नियुक्त करने के लिए जो योग्यता निर्धारित है उसमें कमी नहीं लाई जाएगी। ठीक है, समानता का मतलब यह नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली कौन सी इक्वलिटी गारंटीड हुई है, इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनली तो केवल प्रतिष्ठा और अवसर, इसकी समता गारंटीड हुई, इसके अलावा कुछ गारंटीड हुआ ही नहीं। और उसमें भी 335 कहा कि एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, इसका ध्यान रखेंगे। और इसी कारण से योग्यताओं में कोई बहुत बड़ी ढील नहीं दी जा सकती। ये भी हम लोगों ने रिजर्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सारी बातें हुई हैं, तो उसमें आपको विस्तार से इन सारी बातों पर बताया गया। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कोई सदोष अभिलाभ लेने का हक नहीं है। तो आप ऐसे समझ लेते हैं कि लाभ ही लेने का हक नहीं है।
अरे भाई, लाभ लेने का हक है, सदोष लाभ लेने का हक नहीं है। जब वैध रूप से आप उस लाभ को लेने के हकदार नहीं, मीनिंग देयर बाय व्हेन द लॉ डजंट परमिट, ठीक है, लॉ की आज्ञा नहीं है और फिर भी आप उस लाभ को लेना है, तो आपका सदोष लाभ लेना कहा जाता है। और सदोष हानि की भी वही स्थिति है कि जब आपको उस हानि को उठाने के लिए विवश किया जाता है वैध रूप से, यानी कानून के मुताबिक जो हानि आपको सहन नहीं करनी चाहिए, तो आपको सदोष हानि हो रही। इन दोनों बातों को बेईमानी से जब बताया गया था तो विस्तार से चर्चा हुई थी, रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और आपका 39, ठीक है, कहता है कि उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त और इस संहिता में परिभाषित नहीं है, किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिभाषित है। वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम और संहिता में उनके हैं। ये 20 वर्षा यहां आ गया, पहले ये बात सीआरपीसी में तो थी लेकिन आईपीसी में नहीं थी, अब आईपीसी में भी आ गई। भाई पहले सीआरपीसी में धारा 2Y ये जरूर थी और वो ये कहती थी कि जिन शब्दों और पदों के अर्थ यहां नहीं दिए गए, यदि वे भारतीय दंड संहिता में दिए गए तो उनके वही शब्द और अर्थ लिए जाएंगे जो यहां, ठीक है, उनके वहां दिए गए। अब वो बात यहां भी लिख दी कि अगर आईपी यानी न्याय संहिता इसमें किसी शब्द और पद को परिभाषित नहीं किया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वहां परिभाषित किया है, तो उसके वही अर्थ ले लेंगे हम जो वहां परिभाषित है। और बाकी आईटी एक्ट उसका। अब सेक्शन 3 जो पहले जनरल एक्सेप्शन माने जाते थे, साधारण अपवाद, सबसे पहली चीज साधारण अपवाद, इनका अर्थ ये जान लेना चाहिए कि अगर कोई चीज साधारण अपवाद इस शीर्षक के अंतर्गत आ गई, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे, उन्होंने कहा हत्या के अपवाद, बहुत सारे अपराध आएंगे जिनके अपवाद दिए होंगे वहीं, जैसे हत्या के अपवाद कहां दिए, हत्या की डेफिनेशन के साथ दिए। और ये कहा है कि आपराधिक मानववध हत्या है, जबकि वह, ठीक है, 5 अपवादों में नहीं आती और इन 4 प्रकारों में से किसी एक के अंतर्गत आती है। ठीक है, आपराधिक मानववध जो इन 4 तरीकों में से किसी एक के अंतर्गत आए और 5 अपवादों में से किसी के अंतर्गत न आए, ऐसे आपराधिक मानववध को हत्या कहा जाता है। और 5 अपवाद वहां वर्णित किए गए, कहा, हत्या की डेफिनेशन के साथ, और यहां साधारण अपवाद ये वर्णित किए गए। ऐसे ही जब हम लोग ट्रॉट पढ़ते हैं वहां आता है जनरल जस्टिफिकेशन ऑफ द ट्रॉट, अपकृत्यों का सामान्य या साधारण न्यायोचित, ये शब्द आता है। तो और फिर हम लोग अपकृत्यों में भी जो स्पेसिफिक ट्रॉट पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे हमने डिफेमेशन या मानहानि पढ़ा, ट्रेसपास अतिचार पढ़ा, नेग्लिजेंस या उपेक्षा इसको पढ़ा, तो वहां भी कुछ अपवाद दिए, जैसे मानहानि के, डिफेमेशन के कई सारे अपवाद दिए, ट्रेसपास के एक्सेप्शन ये दिए, तो स्पेसिफिक ट्रॉट उसके भी एक्सेप्शन, और फिर जनरल जस्टिफिकेशन ये भी है। ऐसे ही आईपीसी में पर्टिकुलर अपराधों के एक्सेप्शन ये भी है, हत्या के एक्सेप्शन, ठीक है, और मानहानि ये भी अपराध है, उसके एक्सेप्शन ये सारे दिए, और जनरल एक्सेप्शन ये भी दिए। तो फर्क क्या पड़ेगा? जनरल एक्सेप्शन और आपका
अगर स्पेसिफिक थॉट या स्पेसिफिक ऑफेंस उसके एक्सेप्शन के अंतर्गत आपका मामला आया तो अंतर कहां आता है? तो अंतर यहां आता है कि अगर जनरल जस्टिफिकेशन में आपका मामला आ गया तो वेदर दैट इज ऑफेंस और थॉट, चाहे वो अकृत्य का मामला है और चाहे वो अपराध का मामला है, माना यह जाता है कि सदोष कृत्य हुआ ही नहीं और आप दायित्व से पूर्णतः मुक्त रहते हैं, पूरी तरह मुक्त, किसी प्रकार का कोई दायित्व आप पर नहीं आता। क्यों? जो अकृत्य हैं, तो सॉरी, जो अपवाद हैं यानी एक्सेप्शन है, वो दो बातों पर आधारित है। एक दोषी मन का अभाव और दूसरा लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी, कुछ जनरल जस्टिफिकेशन, चाहे वो अकृत्य में हो और चाहे वो अपराध में हो, वह दोषी मन यह होता ही नहीं और आपका कार्य स्वयं में दूषित होता ही नहीं, आपका मन दूषित होता है। आप किस मन से कौन सा काम कर रहे हो? आपका एक्टस रियस नाम की कोई चीज नहीं होती, ये मेंस रिया है, ठीक है, जो एक्टस रियस को जन्म देती है। कार्य दोषी, ठीक है, कार्य स्वयं में दूषित होता ही नहीं। आग रोज आप लगाते हैं लेकिन चूल्हे में, ठीक है, खाना बनाने के प्रयोजन से, और आग किसी घर में लगा दें, ठीक है, उसे जलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काम स्वयं में गलत नहीं हो सकता। आपने घर में आग लगाई, ड्वेलिंग हाउस यानी निवास गृह में, क्योंकि घर ये भी कई प्रकार के हो सकते हैं, ड्वेलिंग हाउस हो सकता है और उजाड़ पड़ा घर ये भी हो सकता है। आपने ड्वेलिंग हाउस में आग लगाई, लग ही नहीं पाई, लग ही नहीं पाई, तुरंत पुलिस ने आपको पकड़ लिया, 5 घंटा आपके बहुत जोर जोर से पड़े और तत्काल रोक लिया गया। इसके कारण से आप ये को हुआ तो कुछ भी नहीं, जैसी बातें वहां होती कचहरी में, तो कुछ नहीं, आजीवन कारावास तक की सजा है इसमें। ठीक है, अगर लग गई होती और नुकसान ना हुआ होता, लग गई होती और नुकसान हुआ होता, ठीक है, लग गई और नहीं लगी और नुकसान भी नहीं हुआ। इन तीनों स्थितियों में दायित्व में जो फर्क होना चाहिए वो तो होगा। आपको उन दो के बराबर सजा नहीं मिलेगी, लेकिन सजा नहीं मिलेगी, नो मिलेगी, क्योंकि दोषिता आपके मन में है, आप दूषित मानसिकता से काम कर रहे हो। ठीक है, चूल्हे में आपने आग लगाई, लग गई नहीं लग गई इससे मतलब ही नहीं, तो काम गलत नहीं होता है, आपका मन उसे गलत बनाता है। तो जब हम लोग जनरल जस्टिफिकेशन पढ़ना शुरू करेंगे या जनरल एक्सेप्शन पढ़ना शुरू करेंगे न्याय संहिता में, तो हम देखेंगे कि एक पार्ट जहां पर राइट टू सेल्फ डिफेंस आएगा, उससे पहले जितने भी जनरल एक्सेप्शन होंगे वे इसलिए अपराध नहीं माने जाएंगे क्योंकि वहां दोषी मन ये होगा ही नहीं। वो कहेगा विधि से आबद्ध होने के कारण से जो व्यक्ति किसी काम को करने के लिए विवश है, यह तथ्य की भूल उसे हो रही है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, और जिसकी वजह से वो स्वयं को आबद्ध मान रहा है। यद्यपि है नहीं लेकिन मान रहा है, और मान्यताओं में बड़ी ताकत है। मान्यताएं स्वयं में सत्य नहीं होती, ये यूं कहें मान्यताएं स्वयं में सत्य नहीं भी हो सकती, क्योंकि हमेशा सत्य हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन मान्यताओं से जो परिणाम आते हैं वे सत्य होते हैं। जो डिप्रेशन की बीमारी है
वो मान्यताओं की बीमारी है। आप ऐसा मान लेते हैं कि हम बीमार हैं और जबकि नहीं है, ठीक है, और आप बीमार हो जाते हैं, फिर आपको जो दवा दी जाती है वो दवा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब बीमारी नहीं तो दवा भी नहीं होनी चाहिए। तो बीमारी झूठी और दवा झूठी। ऐसी दवाओं को, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसमें ड्रग नहीं कहते, प्लास्बो ये कहते हैं। वो आपको खुश रखने की एक कोशिश है और बस आप खुश हैं, न कोई बीमारी है न कुछ है। और इसीलिए डॉक्टर कहता बस मन बदल लो, कल से दवाई बंद, ठीक है, क्योंकि बीमारी कोई है ही नहीं, ठीक है। तो मान्यताएं झूठ, लेकिन फिर भी वे सच जैसा परिणाम उत्पन्न करते। रस्सी पड़ी है, आपको समझ में आ रहा सांप है, आपका हार्ट फेल हो सकता है, हो जाएगा, जबकि है रस्सी, कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम आपको ये, ठीक है, कितना भी बाहर समझाएं कि रस्सी है, आपको अगर लाइट जलाकर हमने ये दिखाया नहीं कि रस्सी है, ठीक है, यानी आपको ज्ञान नहीं हुआ, तो आपकी मान्यता आप पर वो परिणाम देगी जो परिणाम कतई असली है। जो सांप परिणाम देगा असलियत का, वही परिणाम रस्सी देगी। इसकी मान्यताएं कितनी भी झूठ हो, आदमी का काम सच होता है उस मान्यता से प्रभावित होकर, और इस बात को कानून ने महसूस किया है। इसलिए वो लिखता है कि वो व्यक्ति जो विधि से आबद्ध है, क्योंकि वो खुद तो कोई काम कर ही नहीं रहा, उसे तो कानून आबद्ध कर रहा है कि वो एक निश्चित परिणाम पैदा करे। तो उस परिणाम का पैदा होना कानून द्वारा निर्देशित है, तो उसका अपना कोई मन, अपना कोई मंतव्य उस काम के पीछे नहीं है। इसलिए उसके काम को अपराध माना न जाना चाहिए और ना माना जाता है। पिछली आईपीसी में सेक्शन 76 था, अभी आ जाएगा धारा 3 में भी। और वो जो यद्यपि आबद्ध नहीं है, लेकिन उसकी मान्यता यह है कि हम विधि द्वारा आबद्ध हैं, तो इस व्यक्ति को भी अगर हम वही सुरक्षा अपराध के प्रति न दें जो हम विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति को दे रहे हैं, तो वाकई अन्याय होगा। और हम अन्याय करने के लिए नहीं बैठे, हम मीनिंग देयर बाय विधायी का अन्याय करने के लिए विधि को अधिनियमित नहीं कर रहे। जब ह्यूमन एक्सपीरियंस ये जानता है कि मान्यता कितनी भी झूठी क्यों न हो, वो परिणाम सदैव सत्य उत्पन्न करती है, तो फिर आखिर जिसकी मान्यता ये है कि वो अमुक काम को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, उसे वो सुरक्षा क्यों न दी जाए जो हम उस व्यक्ति को दे रहे हैं जो वाकई विधि द्वारा आबद्ध है। इसीलिए दोनों को एक समान धरातल पर वहां रखा गया। तो सामान्य अपवाद, ठीक है, वहां जब व्यक्ति कोई काम करता है तो काम को करने के लिए उसकी अपनी मानसिकता पूरी तरह अनुपस्थित होती है, ठीक है ना, और इसलिए उसमें दोषी मन होता ही नहीं। हम लोग देखेंगे, अब जनरल एक्सेप्शन शुरू हो रहा है, वहां कहेगा कि बड़ी दुर्घटना को निवारित करने के प्रयोजन से, ठीक है, जानबूझकर छोटी दुर्घटना करते हुए 2-3 व्यक्तियों को, उनके जीवन को संकट में डाल देना, यह भी खराब नहीं, क्योंकि वहां जो काम हो रहा बड़ी दुर्घटना निवारित करने के लिए, इसके लिए नहीं। वही बात है ना कि अव्वल तो देश आपकी संपत्ति नहीं, जिसे आप अपनी मर्जी से जब चाहें विभाजित कर दें, ये आपकी संपत्ति नहीं है।
किसी भी सूरत, किसी भी सूरत, क्योंकि आपने ये अर्जित नहीं किया, आपने नहीं अर्जित किया, और आपके बाद जो लोग आएंगे ये उनके लिए भी है। इसलिए किसी भी सूरत, किसी भी सूरत का मतलब किसी भी सूरत होता है, आपको इसे बांटने का कोई हक नहीं। और फिर अगर आपने बांटा भी तो फिर देखना पड़ेगा कि आपने किसके हितों को ध्यान में रखकर यह बांटा है। देश के हितों को ध्यान में रखकर बांटा है या व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखकर बांटा है। पूरे भारत के इतिहास में दो ही व्यक्ति मिलते हैं, एक भीष्म पितामह और दूसरे महात्मा गांधी, जो देश के बंटवारे से सहमत हुए। और एक को तो ठीक है तीरों की शैया पर लिटाला गया और उसने बुरा भी नहीं माना उस शैया पर लेटने का। उन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है, हमें ये बात समझ लेनी चाहिए तो उसी दिन कि जिस दिन देश विभाजन का प्रस्ताव था तो हमें उसी दिन कुरुक्षेत्र में आ जाना चाहिए था, उसी दिन युद्ध क्षेत्र में आ जाना चाहिए था। जो होता, जो आज हुआ वो उस दिन होता, भाई जो आज हुआ ये उस दिन होता, लेकिन तब देश विभाजन नहीं होता। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हम किए, ठीक है, तो फिर यह भी देखना पड़ेगा कि जो विभाजन आपने किया वो किसके हितों को ध्यान में रखकर किया। उसमें भी पांडवों को जो दिया था हिस्सा, जो वर्तमान में दिल्ली का हिस्सा है, जो वर्तमान दिल्ली है वो तो उन्हीं की राजधानी मानी जाती है, वहां उस समय कुछ नहीं था, उस समय तो जंगल ही था। और आपने राज्य का जो अच्छा हिस्सा था वो अपने पुत्र के लिए सुरक्षित कर लिया। या तो आप ये कहते कि आधा आधा बटेगा, आधा अच्छा तुम्हें मिलेगा, आधा खराब तुम्हें मिलेगा, आधा अच्छा तुम्हें मिलेगा, आधा खराब तुम्हें मिलेगा, ऐसा तो आपने किया नहीं। तो आपने जो देश विभाजन किया वो भी कतिपय लोगों के हितों को ध्यान में रखकर किया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। काम अपने में खराब या अच्छा नहीं होता, आप क्या कर रहे हैं, आपकी मानसिकता क्या है, इसको देखना पड़ेगा। तो जनरल एक्सेप्शन ये कहता है दूषित मन का अभाव है। क्योंकि दूषित मन नहीं है इसलिए अपराध नहीं हो सकता, ठीक है। और हम किसी इतिहासकार से सहमत नहीं हो सकता। कुछ इतिहास के जानकार आ जाएं कि साहब उनमें उस समय तो वो परिस्थितियां थी और ये परिस्थितियां थी। हमारा कहना कोई परिस्थिति हो, कोई परिस्थिति हो, आप मालिक नहीं हैं। आप कौन होते विभाजन करने वाले? आप लड़े क्यों नहीं है? ठीक है, हम मरेंगे तो मर जाएंगे, होने दो, नहीं होगा नहीं होगा। कुछ लोग आ जाएंगे ना कि वो तो सब परिस्थितियां ऐसी थी, काय बात की परिस्थितियां, कल कुछ और परिस्थितियां हो जाएंगी तो तुम कुछ और कर दोगे। ये कौन सी परिस्थिति होती है? तो कोई मतलब नहीं हुआ। इसलिए हम तो इस बात से कतई असहमत हैं और हम ये बिल्कुल मानते हैं कि जो ये कहते हैं कि हमने स्वतंत्र कराया तो बंटवाया भी फिर तुम्ही ने और किसी ने नहीं बंटवाया, ठीक है। तो इसलिए हम तो कतई घोर विरोधी हैं उनके, इसमें तो कोई दो मत ही नहीं। आप लोग जानते ही कि हम तो उनके घोर विरोधी हैं, ठीक है। तो जो है खैर हम लोग बात कर रहे थे जनरल एक्सेप्शन। तो जनरल एक्सेप्शन में वो दूषित मन का अभाव एक, वह दूषित मन नहीं है। दूसरा लोक नीति, जो राइट टू सेल्फ डिफेंस है और अपराध, हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 96 था पुरानी आईपीसी में, कहता था प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें अपराध नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि सेल्फ डिफेंस ये ईश्वर ने हमें सिखाया है, वो तो सबको दी ये ताकत। किसी को जहर दिया, किसी को भाग जाने की कला दी, ठीक है। कोई ऐसा प्राणी उसने नहीं बनाया जिसे अपनी रक्षा के लिए कुछ दिया ना हो। तो इसका मतलब सेल्फ डिफेंस ये प्रकृति की इच्छा है, ये लोक नीति है। और कायरता ये ठीक बात नहीं है, ठीक है। और शरीर की रक्षा एक प्रथम धर्म है। तब तो पहला धर्म यही है कि अपने शरीर की रक्षा। तो अगर किसी ने हम पर आक्रमण किया तो उसे इतनी चोट पहुंचाने का हक हमें मिलना चाहिए ताकि वो आक्रमण ना कर पाए,
हाँ ठीक है, ये डिफेंस का हक है, राइट टू सेल्फ डिफेंस, नॉट ऑफेंस, आक्रमण का हक नहीं। और आप इसे बड़ा नोट्स बनाकर याद किया करते हैं कि राइट टू सेल्फ डिफेंस, डिफेंस का अधिकार है, ऑफेंस का नहीं, जबकि उसमें लिखा है, नाम ही उसका यही है। लेकिन शब्दों पर ध्यान देने की आदत ही कहां है। वो कहेगा राइट टू सेल्फ डिफेंस, नॉट, ठीक है, राइट टू, ठीक है, ऑफेंस, आक्रमण का हक नहीं है वो। और आक्रमण कहां से शुरू हो जाता है? जहां बल प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी आप बल प्रयोग कर रहे हैं, वहां आक्रमण है। तो और यही हम लोग जब राइट टू सेल्फ डिफेंस में देखेंगे कि वो कहेगा जैसे ही आक्रमणकारी का आक्रमण बंद हुआ, आपका राइट टू सेल्फ डिफेंस खत्म। अब अगर आपने जिसने आपको चोट पहुंचाई थी उसे चोट पहुंचाई, तो आपने राइट टू सेल्फ डिफेंस को एक्सीड कर दिया है। और जब आप राइट टू सेल्फ डिफेंस को एक्सीड करेंगे तो फिर आपराधिक दायित्व तो जन्म लेगा, भले ही वो आपराधिक दायित्व तो उस आपराधिक दायित्व से कम हो जो जन्म लेता यदि इस व्यक्ति ने राइट टू सेल्फ डिफेंस की स्थिति, ठीक है, उत्पन्न न की होती, यानी राइट टू सेल्फ डिफेंस को उपयोग में लाने की स्थिति उत्पन्न न की होती, और फिर आप वो काम करते और फिर जो परिणाम पैदा होता उसके प्रति आपका जो दायित्व होता उससे अब कम होगा, लेकिन होगा। हम लोग पढ़ेंगे हत्या के अपवादों में कि जब आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण कर देते हैं और किसी की मृत्यु कारित कर देते हैं, तो वो हत्या नहीं, लेकिन हत्या की कोटि में ना आने वाला आपराधिक मानववध होगा। और आपराधिक मानववध के प्रति हत्या से दायित्व कम रहेगा, लेकिन दायित्व होगा। ठीक है ना? तो राइट टू सेल्फ डिफेंस है। अच्छा, और डिफेंस का अधिकार ये लोकनीति, पब्लिक पॉलिसी प्रकृति से हमें मिल रहा है। वहां भी हमारी चोट पहुंचाने की इच्छा नहीं है, और जब चोट पहुंचाने की इच्छा आएगी तो डेफिनेटली मामला पनिशेबल हो जाएगा, तो वो जनरल एक्सेप्शन से बाहर चला जाएगा। जनरल एक्सेप्शन दोषी मन के अभाव, इस पर काम करते हैं, या लोक नीति इस पर काम करते हैं। और अगर आपका कृत्य जनरल एक्सेप्शन में आया तो फिर किसी प्रकार का कोई अपराध होता ही नहीं। और जब आपका कार्य एक विशिष्ट अपकृत्य या एक विशिष्ट अपराध इसके अपवाद में आता है तो अप्रत्यय अपराध गठित होता है, किंतु आपका दायित्व उतना विस्तृत या उस विस्तार तक नहीं होता जिस विस्तार तक होता यदि आपका मामला उस पर्टिकुलर टॉर्ट या उस पर्टिकुलर ऑफेंस उसके एक्सेप्शन में भी ना आ रहा होता। तब आपका जो दायित्व होता उससे कम दायित्व उस दशा में होता है। तो जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में प्रवेश करने से पहले ये बातें थी जो हम लोगों को समझ लेनी जरूरी थी। अब देखें, ये जो धारा 3 सबसेक्शन 1 है, ये जो कुछ कह रहा है ये ठीक वही बात है जो पहले धारा 6 में लिखी हुई थी। ठीक है, धारा 6 क्या कहते थे कि इस संहिता के अंतर्गत अपराध, प्रत्येक अपराध की प्रत्येक परिभाषा, ठीक है, प्रत्येक दृष्टांत, क्योंकि दृष्टांत का हमने आपसे कई बार कहा प्रभाव वही है जो सेक्शन का है। अपराध का प्रत्येक दृष्टांत, अपराध की प्रत्येक परिभाषा, अपराध का प्रत्येक दंड, कहता था साधारण अपवादों के अध्याय के अध्ययन समझा जाएगा, यानी साधारण अपवाद सबसे ऊपर समझे जाएंगे। और जब सबसे ऊपर साधारण अपवाद हो गए, इसका मतलब यह हो गया कि आपका कृत्य, आपका एक्ट सबसे पहले साधारण अपवादों की कसौटी पर कसा जाएगा और ये देखा जाएगा कि आपका कृत्य साधारण अपवादों में तो नहीं आ रहा। और अगर आपका कृत्य साधारण अपवादों में आएगा तो धारा 6 कहती है कि प्रत्येक कृत्य
अपराध की प्रत्येक परिभाषा, अपराध का प्रत्येक दंड, अपराध का प्रत्येक दृष्टांत साधारण अपवादों के अधीन है। इसका मतलब जैसे ही आपका कृत्य साधारण अपवाद की परिभाषा में आया, वैसे ही आपका कृत्य निर्दोष कृत्य बन गया। अब वो अपराध बचा ही नहीं, क्योंकि वो साधारण अपवाद के चैप्टर में आ गया। और धारा 6 किसके मार्गदर्शन के लिए बनी? सबके। सबके मीनिंग देयर बाय इंक्लूडिंग कोर्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये न्यायालय के मार्गदर्शन के लिए नहीं है, क्योंकि कानून न्यायालय के मार्गदर्शन के लिए है। और न्यायालय कानून में उल्लिखित दंड यही आपको देगा। तो अगर कानून आपको हत्या का दोषी पाने पर धारा 103 या 302 इसमें वर्णित आजीवन कारावास या मृत्युदंड दे रहा है, इसलिए क्योंकि कानून में ऐसा लिखा है, तो वही न्यायालय है, उसी कानून की है। धारा 6 या 3(1) में यह लिखे होने पर कि अपराधों की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक स्पष्टीकरण, सारी चीजें साधारण अपवादों के अधीन है, आपको और आपके कृत्य को साधारण अपवादों के अधीन करके क्यों नहीं देखेगा? मीनिंग देयर बाय देखेगा ही। और अगर आपका कृत्य साधारण अपवादों की सीमा में आया, तो आपके कृत्य को निर्दोष कृत्य क्यों नहीं मानेगा? मानना ही होगा, क्योंकि कानून के मुताबिक ही न्यायालय चलेगा। और इसीलिए कचहरी में यह कहा जाता है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस एज ए प्ली आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर राइट टू सेल्फ डिफेंस एज ए प्ली आपने ली, तो फिर घटना स्वीकार हो जाती है। आप ये मानते हैं हां हमने ए को मारा, इसलिए क्योंकि वो हम पर आक्रमण कर रहा था। तो आप अभियोजन सिर्फ इतना साबित करें कि वो आक्रमण नहीं कर रहा था, बाकी तो आप स्वीकार किए बैठे हो। इसलिए वहां राइट टू सेल्फ डिफेंस कभी नहीं लिया जाता, क्योंकि अगर साक्ष्य इस ढंग का आया कि आपने राइट टू सेल्फ डिफेंस का उपयोग किया था, तो धारा 3(1) के मुताबिक न्यायालय आपके कृत्य को स्वयं साधारण अपवादों के अधीन करके देखेगा। और अगर आपको साधारण अपवादों का यानी राइट टू सेल्फ डिफेंस का फायदा मिलना होगा, तो स्वयं दे देगा। और अगर आपने कहा, तो फिर दो नुकसान आपको होंगे। एक कि आपने आधी घटना तो एडमिट कर ली, और दूसरा नुकसान जो आपको होगा वो ये कि अब ये साबित करने का भार कि उसने आप पर आक्रमण किया था और सेल्फ डिफेंस का प्रयोग आपने किया, आप पर शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि एविडेंस एक्ट धारा पुराने की हम कोट कर रहे हैं 105, ये कहती है कि अगर अभियुक्त ये कहता है कि उसका मामला किन्हीं अपवादों के अंतर्गत आता है, तो यह अभियुक्त को ही साबित करना होगा कि उसका मामला किन्हीं अपवादों के अंतर्गत आता है। तो यह आप अपने लिए कठिन स्थिति क्यों पैदा करें? और इसलिए कचहरी में भले ही धारा 6, 3(1) और एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस पता हो न हो, लेकिन वहां साधारण अपवाद का तर्क कोई नहीं लेता। और जबकि एलएलबी का बच्चा सबसे पहले साधारण अपवाद एक तर्क लेता है। आप जरा किसी लॉ कॉलेज चले जाना, तो सबसे पहले साधारण अपवाद का ही तर्क देंगे। हाँ, ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां साधारण अपवाद का तर्क लेने से आपको फायदा हो, वहां लिया भी जाता है, क्योंकि वकील तो अपने मुवक्किल का हित यह सोचता है। अब दिख रहा है हमें कि किसी सूरत हम नहीं बचा पाएंगे, कि किसी सूरत नहीं बचा सकते, क्योंकि इतना एविडेंस है कि हम बचा ही नहीं पाएंगे। अब अगर व्यक्ति पागल है या सनक में उसने कोई काम किया, तो सबसे पहले हम यही तर्क लेंगे, यस हमने किया, यस हमने किया। लेकिन उस समय हम विकृत थे, क्योंकि अगर हम विकृत साबित कर ले गए अपने को, तो हम छूट जाएंगे। और अगर नहीं साबित कर पाए, तो सजा तो वैसे ही रखी है। ठीक है, सजा तो वैसे। जब स्थितियां ऐसी होती हैं तभी साधारण अपवाद का तर्क पकड़ा जाता है, अन्यथा नहीं। क्यों? क्योंकि 3(1) ऑलरेडी मौजूद है, और वो ये दायित्व तो न्यायालय सहित सभी पर रख रही है कि सारे लोग कृत्यों को साधारण अपवादों के अधीन माने। क्या कहता देखें,
इस संहिता में सर्वत्र सर्वत्र शब्द का प्रयोग उसने कर लिया। सर्वत्र अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक, कोई भी छूटी नहीं, प्रत्येक दंड का उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का प्रत्येक दृष्टांत। और यहां से भी मेरी बात सही साबित होती है कि दृष्टांत प्रोविजन के समान ही महत्वपूर्ण। ठीक है, साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो, भले ही न लिखा हो, लेकिन सर्वत्र इस संहिता में। और यह निर्देश किसके लिए? सबके लिए, न्यायालय सहित। तो फिर हम काहे के लिए साधारण अपवाद का तर्क लेते घूमे? अब उसने देखे दृष्टांत में, ये दृष्टांत पहले धारा 6 के साथ शायद नहीं थे, जहां तक हमें याद पड़ता है। अब नए जोड़े हैं कि संहिता की वे धाराएं हैं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं, ये अभिव्यक्त नहीं करती हैं। ठीक है, अपराधों की परिभाषाओं में ये नहीं लिखा है कि 7 वर्ष से कम आयु का बालक ऐसे अपराध नहीं कर सकता, ये नहीं लिखा हुआ है। किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अध्ययन समझी जानी है जिनमें ये उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। भले ही अपराध की परिभाषा में ये नहीं लिखा है, वहां तो ये लिखा है जो कोई ऐसा करेगा, भाई थोड़ी लिखा कि जो कोई 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को छोड़कर ऐसा करेगा वो दोषी होगा, ऐसे थोड़ी लिखा है। लेकिन प्रत्येक परिभाषा इसके अध्ययन समझी जाएगी, तो वहां यही माना जाएगा कि 7 वर्ष के बालक को छोड़कर। ठीक है, खाखंड का एक पुलिस अधिकारी, ये शायद पहले था, ये वाला इलस्ट्रेशन शायद पहले था, दोनों थे, अच्छा तो दोनों होंगे। का एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है, वारंट के बिना, और पकड़ सकता है क्योंकि हत्या एक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पकड़ सकता है वो। ठीक है, यहां का सदोष परिरोध के अपराध के लिए दोषी नहीं है क्योंकि वो विधि द्वारा आबद्ध है, सीआरपीसी के प्रोविजंस है, ठीक है, न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रोविजंस है, धारा 35 है, बिना वारंट पुलिस के गिरफ्तार करने की शक्ति। ठीक है, इसलिए वो किसी अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि वह या को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था। और इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। ठीक है, तो आपको अलग से साधारण अपवादों का तर्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। यह न्यायालय के लिए बेसिक प्रिंसिपल है कि वो सारी चीजों को साधारण अपवादों के अध्ययन करके ही देखेगा। तो जो एविडेंस आएगा, जो साक्ष्य आएगा, उसके आधार पर अगर आपका मामला साधारण अपवादों के अध्ययन जाता होगा तो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। इसलिए कोई भी व्यवहारिक तौर पर बहुत कम दशाएं ऐसी होती हैं जब अभिव्यक्त रूप से साधारण अपवाद का तर्क लिया जाए, अदरवाइज कोई नहीं रहता। आज यहीं तक रखेंगे, कल बात करेंगे।